आज का क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके बारे में नाम तो सुना होगा, आप सुने होंगे दूसरा वाला टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। क्या है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या है? मास सेंटर, मान लो कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, हम एज्यूम करेंगे कि ये सारा का सारा मास एक जगह कंसेंट्रेटेड है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बोलने में ये आसानी से समझ में नहीं आता है, बट देन हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ऑलमोस्ट बराबर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम। आप जानते हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके आसपास में हर जगह जी का वैल्यू बराबर है। बहुत ऊपर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू घट जाता है, जमीन के नीचे चले जाएंगे तो घट जाता है। तो अगर आप ऐसा एक जोन में हो जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसको आप कहोगे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर द सेम पॉइंट। लेकिन ध्यान रहे, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर टोटली टू डिफरेंट पॉइंट्स। हाँ, कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों चीज मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, इट इज द पॉइंट वेयर द वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्टिंग। कोई एक पेन है, इसका वेट तो इस पार्ट का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस पार्ट का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, हर जगह वेट कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली आप देखोगे वेट ऑफ दिस पेन इज एक्टिंग एट ए फिक्स्ड पॉइंट समवेयर हियर, है ना। वेट ऑफ दिस पेन इज एक्टिंग समवेयर हियर, तो इसीलिए इसको यहाँ पे एक सपोर्ट दिया तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट where the body can be given a single support and held in equilibrium. Center of mass in a uniform gravitational field, center of gravity is same as center of mass. जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे दोनों चीज अलग अलग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, सेंटर ऑफ मास अलग है, दोनों का डेफिनेशन के हिसाब से दोनों का पोजीशन भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, लेट अस नोट। Center of mass of a body, center of mass of a body or system of masses, system of masses is defined as the point where total mass of the body can be assumed to be concentrated। हाँ सर, डेफिनेशन के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, एक पॉइंट जहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हो गया है। हाँ, बोलने के लिए ठीक है, फील नहीं आ रहा है, फील के लिए कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, अगर हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी are the same point, same point। ठीक है, कोई एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे लोकेट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कहेंगे
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम पॉइंट नंबर 3 में लिख सकते थे, इसको ऐसे करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज द पॉइंट, जस्ट ए मिनट, वेट। तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the point where the weight of the body appears to act, जहां पर वेट एक्ट कर रहा है वहां पर उसको हम कहेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास आर सेम। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा बहुत फील आ रहा है, ये पेन का वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है? आपको ये वाला हिस्सा का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये वाला हिस्सा का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, अलग अलग जगह पे वेट कर रहे हैं, बट इट इज ए पॉइंट। देखो तो हम कहेंगे कि सारा का सारा वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसे हम कहेंगे कि सपोजिंग ये कोई मेरा पेन है कुछ ऐसा शेप का, ठीक है, ये मेरा पेन है कुछ ऐसा शेप का, ये पेन को जब मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट देता हूँ ये पेन ऐसे रह जाता है, जबकि हर एक पार्ट का वेट अलग अलग से एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में क्यों रह गया? क्योंकि अगर हम पेन का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये पेन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? दिखेगा कि यहाँ पे इस पेन का वेट पक्का ऐसे एक्ट कर रहा होगा और इसके ऊपर जो हम सपोर्ट दे रखें द नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी एक्टिंग हियर। दो फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर आते हैं उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में तब रख पाएंगे जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। कोई बॉडी के ऊपर यहाँ पे वेट आ रहा है और यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन दोगे तो ये दोनों फिर फोर्स मिलके इसको ऐसे घुमा देंगे, दोनों फोर्स मिलके ऐसे घुमा देंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। जहां पे उसका वेट आ रहा है वहीं पे अगर थ्रेड बांध के इसको झुला दोगे तो हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिकॉज नाउ यू क्लियरली सी द टेंशन एंड द वेट आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स आते हैं दोनों फोर्स बॉडी को रेस्ट में रख पाएंगे कब? जब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। और कैसा है? इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होना काफी नहीं है, एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। सपोज हम कहेंगे एक डंडा है, इसके ऊपर एक फोर्स आया 10 न्यूटन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट इज द नेट फोर्स? 0। विल इट बी एट रेस्ट? नो, इट मूव्स, ये तो घूमने लगेगा। क्या करने से ये रेस्ट में रहता? अगर ये दोनों फोर्स ऐसे, एक फोर्स आता दूसरा फोर्स भी ऐसे ही आता, अब ये रेस्ट में है, आर यू गेटिंग? तो ध्यान रहे दो टू फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे तब जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है और दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। तो अभी यहाँ पे मैं पेन को रेस्ट में रखने, कोई एक सपोर्ट देके रखने के बाद पता चला ये पेन अभी रेस्ट में रह गया, मतलब वेट मस्ट बी एक्टिंग हियर, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी एक्टिंग हियर, दोनों एक ही जगह एक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट देने से ये पेन रेस्ट में रह जाता है, यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहीं पे वेट नीचे की तरफ जा रहा होगा, मतलब यहीं पे कहीं वेट एक्ट कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो कोई एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानने का तरीका क्या हुआ? उसके नीचे ढूंढो एक जगह जहां पर एक सिंगल सपोर्ट देने से वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप आसानी से पता कर सकते हो। तो क्या कहेंगे, जानने की तरीका क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर है।
is the point where a body can, where by applying a single support, a body can be held in equilibrium। ये चीज समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपको सचमुच समझ में आ रहा है तो बताओ कि यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है, उसको हम कनेक्ट किए हैं और एक 2 kg के मास के साथ। ये 2 kg है, ये 2 kg है, और दिया क्या है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है L। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक सपोर्ट देके इसको इक्विलिब्रियम में रखा हूं, तो क्या बता सकते हो ये जो x है वो x क्या होगा फॉर इक्विलिब्रियम? ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, ऑब्वियसली L/2। यस, मैं थोड़ा सा केस बदल देता हूं। सपोज हियर इज ए 2 kg मास, नाउ इट इज कनेक्टेड टू अनदर 3 kg मास। अभी धीरे धीरे देखो फील आने लगा है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है L। मैं अभी यहाँ पे एक सपोर्ट देके इसको रखा हूँ और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मैं जानना चाहता हूँ x इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू L/2, क्या होगा? सो फील आने लगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? फील आने लगा क्या? कि इट इज क्लोज टुवर्ड्स द हेवियर मास, अच्छा, सो इट सीम्स x इज ग्रेटर देन L/2। तो एक चीज तो फीलिंग आ रहा है कि जब भी मासेस रखे हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोज टुवर्ड्स द हेवियर मास। अच्छा, अगर मान लो कि ये 300 kg होगा और ये 2 kg होगा तो सपोर्टिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। तो क्या पता चला? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड। ठीक है, ये हुआ एक तरीका जानने का कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अच्छा, मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको। मैं किसी एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूँ। अगर वो कोई ज्योमेट्रिकली रेगुलर फिगर है, सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आता है, तो हम कहेंगे फॉर ज्योमेट्रिकली regular bodies, center of mass is at center of symmetry। मतलब सपोज हम कहेंगे ये कोई एक डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर। ये कोई एक स्क्वायर है, आप जानते हो रेगुलर बॉडी है, सेंटर ऑफ मास विल बी हियर। अगर ये कोई एक रेक्टेंगल है तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स somewhere here। So for regular figures we know where is the center of mass, and suppose here is a triangle, and you want to know where is the center of mass। Suppose I say here is a triangle, तो आप सेंट्रोइड निकालो, हर एक मिड पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ो, ये हो गया एक, इसका मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ो, ये हो गया दूसरा, इसका मिड पॉइंट को इसके साथ जोड़ो, ये हो गया तीसरा। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। तो ज्योमेट्री में हमें जो सेंटर निकालने के लिए कहा जाता था, किस काम के लिए? बस यही जानने के लिए वेयर इज द टोटल वेट एक्टिंग, वेयर इज द टोटल मास अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई बॉडी अगर ज्योमेट्रिकली रेगुलर है तो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ मास। लेकिन सपोज कोई बॉडी इर्रेगुलर शेप का है, ऐसा एक बॉडी दिया गया है, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है? क्या है? उठा के लाओ, उसके नीचे उंगली रख के ढूंढो एक पॉइंट,
कहाँ पर उसको रेस्ट में रखने से इक्विलिब्रियम में रह सकता है, जहां पर रहेगा वही। और देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। सपोज हमें कोई एक ऐसा एक शेप का बॉडी दिया गया है और उसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया, तो मैं क्या करता हूं, पहले इस बॉडी को किसी एक पॉइंट से झुला देता हूं। लेट मी सस्पेंड इट फ्रॉम सम पॉइंट लाइक दिस, यहां से बाय मींस ऑफ ए थ्रेड में झुला दिया। झुलाने के बाद पता चला ये ऐसे झूल रहा है, अच्छा ऐसे झूल रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में भी है, हाँ है इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक इसके ऊपर थ्रेड है जो इसको खींच रहा है, जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं प्यार से, और दूसरा क्या है, दूसरा वाला है द वेट व्हिच मस्ट बी एक्टिंग समवेयर ऑन दिस लाइन। कहाँ है मालूम नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स को अलोंग सेम लाइन होना जरूरी है। वेट मस्ट बी एक्टिंग अलोंग समवेयर अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं? कहीं ना कहीं वेट एक्ट कर रहा होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो पता नहीं चला कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है इसी लाइन पे। तो यहाँ पे कहीं एक जगह वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और ये टेंशन एक्ट कर रहा है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में। हाँ समझ में आया। अब लेकिन इससे पता तो ये नहीं चला कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ओ ऐसा है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, सेम बॉडी को किसी एक दूसरे पॉइंट से झुला देते हैं। सपोज हम कहेंगे हम इस पॉइंट से अभी झुलाने वाले हैं, ये पॉइंट से झुला दिए। अब जब ये पॉइंट से झुला दिए, फिर से झूलने लगा इक्विलिब्रियम में। पहले से हम इसको झुला चुके थे और देखे थे कि ये लाइन में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास था, ठीक है कि नहीं? ये जो लाइन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको झुलाने के बाद लेट अस ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर ऑन दिस वर्टिकल लाइन। जब इसको ऐसे झुला दिए, फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एक्टिंग अलोंग समवेयर अलोंग दिस लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट मस्ट बी एक्टिंग अलोंग, यस। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, दोनों पे है, मतलब कहाँ है भैया, कहाँ है? यहाँ। तो किसी एक बॉडी का, इर्रेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यू सस्पेंड इट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन gives you the position of the center of mass। समझ में आया क्या? तो अगर ये चीज समझ में आया, चलो इस चीज को थोड़ा लिख लेते हैं। ये चीज को थोड़ा हम लोग अभी लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है जानने के लिए क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, सेंटर ऑफ मास of a body is at the point of intersection of vertical lines drawn from two different points of suspension, तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है। जैसे आपके सामने मेरे पास एक बुक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आपको होगी तो सर रेगुलर शेप का है, दोनों इंटरसेक्शन, दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, आपको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी एक पॉइंट से झुला दूंगा। झुल गया ना। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आई विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन लाइक दिस। हो गया वर्टिकल लाइन। फिर इसको किसी एक दूसरे पॉइंट से झुला दूंगा, फिर यहां से एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूंगा। दोनों वर्टिकल लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, देयर इज द सेंटर ऑफ मास, वहां पे मैं इसको एक सिंगल सपोर्ट देता हूं तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकेगा। उसी पॉइंट में मैं एक सिंगल सपोर्ट दे दिया, ये देखो सिंगल सपोर्ट दिया तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में
आ गया, बिकॉज द वेट इज अपेयरिंग टू एक्ट at a single point, that is center of gravity, and in uniform gravitational field, center of gravity, center of mass are the same points. क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, थोड़ा सोचो और बताओ, क्या ये जरूरी है कि कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही रहेगा? सोचो, सपोज हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, इट्स ए सेमी सर्कुलर वायर, और मैं कोई एक पेपर के ऊपर इसको चिपका देता हूं। दिस इज ए थीन पेपर जिसका मास इज वेरी स्मॉल। ये वायर का मास मान लो है समथिंग लाइक 50 ग्राम, और पेपर का मास है 0.1 ग्राम, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेपर। पेपर के ऊपर सेमी सर्कुलर वायर चिपका हुआ है, अब उसके नीचे में कोई सपोर्ट देना चाहता हूं ताकि ये रहे, टिके रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कहां पर सपोर्ट देना पड़ेगा? गेस करके बता सकते हो? देखो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं, पॉसिबल पॉइंट्स दिखा रहा हूं। ये मैं आपको पॉसिबल पॉइंट दिखा रहा हूं। एक हुआ पॉइंट ए, एक हुआ पॉइंट बी, एक हुआ पॉइंट सी। पेपर के नीचे कौन सी जगह पे सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? ए पे, बी पे, सी में। सोचो सोचो, ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग के सी में सपोर्ट दे देंगे तो रिंग रहेगा, गिर नहीं जाएगा? सोचो, ए में रहेगा क्या? ए है, ये रिंग है, ये रिंग का ए पॉइंट इज हियर एट द सेंटर, यहां पर देंगे तो इधर नहीं गिर जाएगा क्या? गिर जाएगा। बी, यस यस यस। देखो अभी वो फील आने लगा है। और मैं आपको बता दूं, आप क्या मालूम कि बाद में बताएगा नहीं बताएगा, सेमी सर्कुलर वायर का अगर रेडियस r होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है मालूम है? दैट इज 2r/π। खैर अभी आपको ज्यादा वरीड नहीं होना है, कैसे हुआ क्या हुआ पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास उतना लेवल बेस नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया, फिर आ गया कि इट इज समवेयर एट बी, इट इज समवेयर एट बी, है कि नहीं? क्या ये जो बी पॉइंट है वो रिंग के ऊपर है? नहीं, रिंग से बाहर है। रिंग का जो अपना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से बाहर है। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नीड नॉट बी एट द सेंटर। आप ये सेमी सर्कुलर क्यों लिए? आप एक रिंग ही ले लो, दिस इज ए रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसको अगर किसी पेपर के ऊपर चिपका देंगे तो सेंटर यहां पे सपोर्ट देने से रहेगा, जो कि रिंग की वॉल्यूम के अंदर नहीं है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी विल बी ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, नॉट नेसेसरी, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये चलिए तो लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मे बी इनसाइड और आउटसाइड इट्स वॉल्यूम। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए body may be inside or outside its volume, बॉडी के वॉल्यूम के अंदर या फिर बाहर रह सकता है। नहीं, थोड़ा कोशिश करते हैं देखने के लिए कि सपोज हमारे पास एक ऐसा एल शेप का रॉड रखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। इट इज समवेयर हियर एट पॉइंट ए, और हियर एट पॉइंट बी, और हियर एट पॉइंट सी, और हियर एट पॉइंट डी। कौन सा पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में सेंटर मास हो सकता है? ए बी सी डी में से डी में ही हो सकता है कि नहीं? अगर ये इसको किसी पेपर के ऊपर चिपका देंगे तो यहीं पर कहीं सपोर्ट देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो प्रोबेबल आंसर इज सेंटर ऑफ मास इज एट डी। प्रोबेबली एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, थोड़ा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बट इट इज एट डी। ये चीज हमें समझ में आया। क्या आपकी शरीर का एक सेंटर ऑफ मास है? हाँ है। कहाँ है? जहां पर हमारा सेंटर है। कहाँ पे आपका सेंटर है वो नहीं बताएंगे सर। अच्छा ठीक है, वो बात है। क्या आप अपना सेंटर मास को बाहर निकाल सकते हो? अपना सेंटर ऑफ मास को आप बाहर निकाल सकते हो क्या? ये कोई बंदा खड़ा है, ठीक है ना, ये बंदा ऐसे खड़ा है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? समवेयर हियर। क्या वो अपना सेंटर ऑफ मास को बाहर निकाल सकता है? सर कैसे निकालेगा? ऑपरेशन करके निकालेगा तो अलग बात है,
अरे ये तो एक वर्चुअल पॉइंट है जहां पर टोटल मास इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा नहीं कि सचमुच कुछ गुठली जैसा अंदर रखा है ना, तो फिर कैसे निकालेंगे? सोचो तो अगर ये लड़का थोड़ा झुक जाता है ऐसे, क्या ये नहीं हो सकता कि उसका सेंटर ऑफ मास इज कमिंग समवेयर आउट? हो सकता है नहीं हो सकता? जैसे अभी रिंग के लिए देखते हो सकता है। आप अपना सेंटर ऑफ मास बाहर निकाल सकते हो, इसलिए किसी के सामने ज्यादा मत झुकना। वो आया सेंटर मास लेके भाग गया तो उसके साथ साथ आपका सारा मास लेके भाग जाएगा। फिर घर में आके बोलोगे मम्मी मम्मी मेरा सेंटर ऑफ मास ले गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टोटल मास इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड। ये नहीं कि सारा की सारा मास यहाँ पर भी तो दिमाग है ना, तो आप कहोगे अब अपना सेंटर मास को बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम देखें कि कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। ये नहीं कि बॉडी के अंदर होगा, बाहर भी हो सकता है। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास के बारे में इतना सारा चीज तो बताया, सब कुछ समझ में आया ऐसे लग रहा है, असलियत में समझ में नहीं आया। कैसे एग्जैक्टली कहां पर है, एग्जैक्टली कहां पर है? हाँ, बुक देंगे तो झुला के कर लेंगे, कोई दूसरा चीज देंगे तो सिंगल सपोर्ट ढूंढ के कर लेंगे। अरे कॉपी पे एक फिगर दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, उसको आप कैसे करेंगे? ये तो मुश्किल है। सो यू हैव टू गो फॉर ए मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब let us try to find out the exact location of center of mass, where it is. सेंटर मास एग्जैक्टली है कहाँ, वो हमें पता करना है। मैथमेटिकली the distance of center of mass of a body or system of masses is from a reference axis, is given by x is equal to summation of mi xi by summation of mi। क्या है सर ये, ऐसा क्या लिख दिए? ऐसा तो कभी पहले नहीं दिखे। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारे पास कोई एक इर्रेगुलर शेप का बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, और आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, किसी पॉइंट को पता करने के लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना होता है। जैसे कोई पूछेगा कि ये कोई एक ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर में 1 2 3 4 रीडिंग, और आपको दिया गया कि बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। आप कहोगे x डायरेक्शन में जाओ तो 2, y डायरेक्शन में जाओ तो 3, कोऑर्डिनेट इज 2/3। तो कोई भी पॉइंट का एड्रेस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को कैसे पता करेंगे? भाई कोऑर्डिनेट, इट्स ए पॉइंट। कोई एक स्टैंडर्ड x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, कहां पे सेंटर ऑफ मास? फलाना पॉइंट पे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दी, तो एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर ऑफ मास का पता चल गया कि नहीं चल गया? वैसे ही अगर कोई एक बॉडी का मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो हमें पता करना पड़ेगा उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज हम कहेंगे हमारे पास ऐसा कोई एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से सेंटर मास कितना दूर पे है। सिमिलर तरीके से पता कर लेंगे कि x एक्सिस से कितना दूर पे है, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। किसी एक लाइन से, किसी एक एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जानने का तरीका, डिस्टेंस कितना है, गिवन बाय x इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। सर फिर भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, पहले इस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करो। ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। हो सकता है कि स्क्वायर है, हो सकता है कि सर्कल है, हो सकता है कि ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हो सकता है कि ये कोई एक रेक्टेंगल है। ऐसे करके टुकड़े टुकड़े करो, अपनी मर्जी से कैसा टुकड़ा बनाओगे। जितने कम टुकड़े करोगे उतना आसान रहेगा, जितना ज्यादा टुकड़ा करोगे उतना नुकसान होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा।
तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, फर्स्ट यू ब्रेक दिस बॉडी इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सपोज हम कहेंगे ये एक सेगमेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसे करके मैं डिफरेंट सेगमेंट में इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, हर सेगमेंट का, मान लो ये जो सेगमेंट है इसका मास है m1, ये जो सेगमेंट है इसका मास है m2, ये जो सेगमेंट है इसका मास है m3। ये जो m1 मास है, ये जो m1 मास है उसका सेंटर यहाँ पे है, m2 मास है उसका सेंटर यहाँ पे है, क्योंकि हम नॉन टुकड़े किए हैं, हर टुकड़ा का सेंटर मास मुझे निकालना आता है। कोई m3 मास है उसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये हर एक सेंटर का डिस्टेंस को यहाँ से निकालो, फाइंड आउट द डिस्टेंस। m1 के लिए इस डिस्टेंस को कहो x1, m2 के लिए x2, m3 के लिए x3, like this। Then what you do, you go for the formula summation of mi xi, मतलब m1 x1 plus m2 x2 plus and so on divided by summation of mi, मतलब m1 plus m2 plus m3 plus go on adding। तो ये पूरा एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन में xi क्या है, इट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi फ्रॉम एक्सिस, मतलब x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम एक्सिस, x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम एक्सिस, ऐसे करके सारे का निकालो और summation of mi xi, ये साइन इज टू बी read as summation of m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए बेहतर समझ में आएगा अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। पहला केस में मैं बड़ा वाला मास नहीं लेता हूं, छोटे छोटे मास लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे मान लो कि कोई एक मास रखा है, कितना मास रखा है, 2 kg मास रखा है। और ये जो 2 kg मास रखा है कहाँ पे रखा है, रखा है तो पॉइंट 3,6 कोऑर्डिनेट दिया गया है। यहाँ पे कोई एक दूसरा मास रखा है, कितना मास रखा है, 3 kg। क्या है उसका कोऑर्डिनेट, से इट इज समथिंग लाइक 8,0। और यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, चलो मानते हैं कि ये 1 kg है। कहाँ पे रखा है, रखा है 8.-2,2। अगर ये तीनों मास को किसी एक ग्राफ पेपर के ऊपर चिपका देते हैं तो उसको कहां पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना, कहां पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो पक्का ये जो 3 को जोड़ते हुए जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर कहीं होगा, यहीं पर कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, जहां पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज नॉट इट? हमें उस पॉइंट का लोकेशन पता करना है, उस पॉइंट का लोकेशन पता करना है। चलिए निकालते हैं। नाउ हियर आप कहोगे मैं थोड़ा मास करेस्पॉन्डिंग xi, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ mi xi yi, ऐसे करके लिखता हूँ तो शायद आपको समझने में थोड़ा आसान लगेगा। 3 मास दिया हुआ है, 3 मास दिया हुआ है। क्या क्या मासेस है, m1 m2 एंड m3, m1 m2 एंड m3 आर द मासेस। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, ओहो ऐसा क्यों हो भैया, यस। अब पहला मास m1, दूसरा मास m2, तीसरा मास m3। m1 किसको कहें, किसी को भी m1 बोल दो, 2 kg को बोलते हैं। m1 हो गया 2 kg, ठीक है, m1 इज 2 kg। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, मैं इसको थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ, m1 x1 m2 x2 m3 x3, ये सब वैल्यू को इसको लिखता हूँ yi और इसको लिखता हूँ xi और इसको लिखता हूँ मास। ठीक है,
तुम हो गए मास। M1 किसको ले लिए? 2 kg को ले लिए। M2 किसको ले लिए? 3 kg को ले लिए। M3 किसको ले लिए? 1 kg को ले लिए। M1 के लिए x1 क्या था? x1 was distance of center of mass of M1 from the axis। तो M1 है कौन? 2 kg। इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर है। एक्सिस से कितना दूर पे है? x कोऑर्डिनेट उसका xi कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ? 3। ठीक है, this length is coming out to be 3, this length is coming out to be 3, ये लेंथ हो गया 3। अच्छा, M2 के लिए, M2 कौन है? 3 kg, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? 8। M3 इसका डिस्टेंस कितना है? इट इज -2 ऑन द अदर साइड है ना? दिस इज -2। Y1 M1 है 2 kg, 2 kg का y1 मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये कितना है? इट इज 6। 3 kg के लिए 0 और 1 kg के लिए हाइट इज 2। यस, एक बार आपको ये सारा फॉर्मूला पता चल गया तो आप कहोगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें पता करना है क्या? लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लोकेशन ऑफ सेंटर मास पता करने के लिए सेंटर मास का कोऑर्डिनेट्स हमें जानना चाहिए। सेंटर मास का कोऑर्डिनेट्स हमें जानना है। सेंटर मास का कोऑर्डिनेट जानने का मतलब हुआ उसका x और y वैल्यूज कोऑर्डिनेट का पता करना है। नाउ द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by summation of m1 plus m2 plus m3। वैल्यू डाला जाए तो क्या मिलेगा? m1 x1 2 into 3 plus m2 x2 3 into 8 plus 1 into -2 by summation of the masses। summation of the masses मतलब 2 plus 3 plus 1। this whole thing comes out to be how much? हिसाब करके देखो तो what is that coming out to be? It is coming out to be equal to 6 plus 24 is 30 minus 2 is 28, 28 by 6 is 14 by 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हुआ m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 by m1 plus m2 plus m3। समझ में आया क्या? So it is 2 into 6, 2 into 6 plus 3 into 0 plus 1 into 2 by same 1 plus 2 plus 3। ये हो गया हमारा 6, that is equal to 12 plus 2 14 by 6 is 7 by 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये हुआ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 14 by 3 7 by 3। 14 by 3 is somewhere here, 7 by 3 is somewhere here। तो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं है। कौन सा कोऑर्डिनेट पे है? 14 by 3, 7 by 3। Here is the center of mass। Here is the center of mass of this। तो आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ है दिखने लगा? एट द कोऑर्डिनेट 14 by 3 7 by 3। क्या कैलकुलेशन आपको समझ में आया? ये तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास इज, थोड़ा इसको साइड करते हैं ताकि लिखे हम बढ़िया से, आपको समझ में भी आए बढ़िया से। ये चीज है, ये निकल के आया यहाँ पे, ठीक है? ठीक, हम कहेंगे thus center of mass is at the point 14 by 3, 7 by 3। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आया
तो एक दूसरा क्वेश्चन आप मेरे लिए बनाओ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एक मास रखा है 2 kg का, यहाँ पे कोई एक मास रखा है वो भी 2 kg का, और आपको पता करना है वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कोऑर्डिनेट दिया है 4,0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया है 0,6। तो आपको पता करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ये 2 kg 4 kg का सेंटर मास कहाँ है, हम लोग नॉन कन्वेंशनली विथ इंटेलिजेंस थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा है इसका सेंटर मास कहाँ है, हम जानते हैं कि दोनों बराबर मास है तो उनका मास का सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, है कि नहीं? सिंपल सा चीज है, दोनों मास का बीच में होगा, सेंटर में होगा। अच्छा ये बात है क्या? चलो 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 सोचेंगे कि ये कोई एक छोटा ट्रायंगल है, ये मोटा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है ना, ये मिड पॉइंट है तो ये पूरे का आधा है तो ये इसका आधा होना चाहिए, मतलब ये कितना हो गया 4 मीटर, तो ये इसका आधा होगा, मतलब कितना होगा 2। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ ए पैरेलल लाइन लाइक दिस, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ये चीज ये पूरे का आधा है, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये चीज ये पूरे का आधा है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अच्छा ये मिड पॉइंट है, ये पूरे का आधा हुआ तो ये इसका आधा होगा, ये कितना था 6 तो ये कितना होगा 3। कोऑर्डिनेट क्या मिला 2, ये हम लोग अपना इंटेलिजेंस लगा के निकाल दिए। हमारे साथ समझ ये है कि बराबर मास है तो दोनों का बीचों बीच सेंटर पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। कीपिंग दैट इनटू माइंड मैं ये निकाल दिया। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया, हर केस में तो इसे बनाना मुश्किल है। अगर ये दो मास एक 3 kg 2 kg होता तो फिर तो हम फंस जाते ना। इसीलिए ये तो हमारा काम का है, ठीक है बन गया, लेकिन यूजिंग हमारा ट्रेडिशनल तरीका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 m2 x1 x2 का टेबल बनाना पड़ेगा। ये चीज हमें समझ में आ गया, ये हम लोग देख लिए। अब फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऐसा था कोऑर्डिनेट, ये था 2 kg का मास, कहाँ रखा था 4,0 में, ये था 2 kg का मास, कहाँ रखा था 0,6 में। पूछा है सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप निकालो। किसी एक को m1 ले लो, किसी एक को m2 ले लो। चलो हम कहते हैं कि m1 इज इक्वल टू दिस, m2 इज इक्वल टू दिस, करेस्पॉन्डिंग x1 करेस्पॉन्डिंग y1। चलिए निकाल दीजिए, आप निकाल सकते हैं। पहला वाला m1 2 kg है, दूसरा वाला भी 2 kg है, इसका नाम है m1, इसका नाम है m2। अपने हिसाब से नाम दे दो, कोई थोड़ी पूछने वाला है कि क्यों दिया। आप करेस्पॉन्डिंग x1 y1 निकाल दो। एक बार x1 y1 आप निकाल दिए तो क्या करोगे, आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ mi xi y, समेशन ऑफ mi, फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम y एक्सिस। कैसे निकालोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ mi yi y, समेशन ऑफ mi। और निकाल के देखो क्या हम लोग जो चीज निकाले हैं वही निकल रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है। ट्राई नाउ। करने की कोशिश करता हूँ। पहला वाला m1 के लिए x1 है 4, y1 है 0, इसके लिए 0, x1 है 6, वैल्यू डाले तो m1 x1 that is 4 into 2 plus 2 into 0 by 6, नहीं by 4, 2 plus 2 is 4, it is coming to, similarly here 4 into 0, नहीं 4 कहाँ से आया, 2 आया, m1 is 2, y1 is 0, m1 y1 plus m2 2, y2 6 by 2 plus 2 is 4, is it not coming 3? Yes, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2,
2,3, जबकि ये मेथड को हम लोग पहले से दूसरे तरीके से कर चुके थे। इसको हम दूसरे तरीके से कर चुके थे स्मार्ट मेथड में, ठीक है ना। ये इसको स्मार्ट मेथड में हम लोग पहले से कर चुके थे कि इट वाज कमिंग आउट टू बी 2, 3। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। अब यहां पर कोई एक यूनिफॉर्म बार है, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब इस बार का सेंटर ऑफ मास पता करना है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है। अच्छा, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस। सपोज दिया है ऐसे, ये दिया है एक्स एक्सिस, ये दिया है वाई एक्सिस। बताओ ये एल शेप रॉड को कहां पर सिंगल सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, और दिया हुआ है कि दिस लेंथ इज 4 मीटर, दिस लेंथ इज 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म बार is bent to L shape as shown. Find coordinate of center of mass. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। सर कुछ भी मास उस दिया नहीं है सेंटर ऑफ मास, हाँ कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी मास नहीं दिया है, फिर भी सेंटर ऑफ मास पूछा है, वही तो इंटरेस्टिंग। अच्छा, यूनिफॉर्म बार मैं बनाता हूं इसको, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेट मास ऑफ बार इज समथिंग लाइक से अल्फा केजी पर मीटर। कुछ होगा 1 मीटर का अल्फा केजी, कुछ होगा अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, मैं अल्फा ले लिया, अल्फा केजी पर मीटर। अब हम क्या जानते हैं, कोई एक वेरी इरेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, निकालते हैं इसको बाय ब्रेकिंग दिस बॉडी इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स। ऐसा टुकड़ा करते हैं कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम होगा, हर टुकड़ा का सेंटर मास मुझे मालूम होगा। तो ये जो टुकड़ा है, चलो इसको एक टुकड़ा मान लेते हैं ए बी, इसको एक टुकड़ा नाम दे देते हैं क्या, ए बी, और इस टुकड़ा का नाम देते हैं ए सी, इसका नाम दे देते हैं M1, इसका मास दे देते हैं M2, ठीक है। तो मैं अपना मर्जी से करना चाहता हूं M1 और M2। M1 क्या है, मास ऑफ दिस AB, मास ऑफ AB क्या हो गया, मास ऑफ AB हो गया 4 इंटू अल्फा। 1 मीटर का अल्फा केजी है, 4 मीटर लंबा है, कितना मास होगा 4 इंटू अल्फा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, तो ये मास पता चल गया, और हमें ये भी तो लिखना है करेस्पॉन्डिंग x1 y1, ये सब भी तो लिखना है। हाँ ठीक है, थोड़ा टेबुलर फॉर्म में ढंग से लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखे मास, ये हो गया xi, ये हो गया yi, और ये जो मास हम लिख रहे हैं M1 का मास 4 अल्फा हुआ। कोई मुझे बताएगा M2 का मास कितना होगा, 6 अल्फा। अच्छा, xi क्या है भाई, xi डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम द एक्सिस। M1 कौन है, ये है, उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है, ये डिस्टेंस कितना है, xi है कितना xi, अरे बोलो कितना है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा, मिड पॉइंट है तो ये होगा 2 मीटर, है ना। अच्छा, yi सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अरे ये तो y एक्सिस पे ही पड़ा है, क्या हो जाएगा 0, इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है
0 M2 ये है, उसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट हाइट 3। हाँ, क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? ये अगर समझ में आ गया और आगे कुछ नहीं है, आगे तो चीज समान है, इजी है, आगे का चीज तो बहुत आसान है। अब आपको डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करने का फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2। अच्छा, m1 x1 that is 4 alpha into 2 plus m2 x2 6 alpha into 0। ओहो, ठीक है। by m1 plus m2 4 alpha plus 6 alpha 10 alpha। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है? देखो तो ये तो क्या है? 8 अल्फा बाई 10 अल्फा हो गया 0.8। अल्फा तो हम मन से अश्यूम किए थे, दिया नहीं था। हाँ सर, समझ में आया, ये बात है। मन से मास लिए, मन से सब कुछ लिए, मन ही मन में काम बन गया। ठीक है, अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड आउट दी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना पड़ेगा YCM। क्या होता है वो? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज YCM इज समेशन ऑफ mi yi by summation of mi, that is m1 y1 m2 y2 m1 plus m2 क्या? m1 y1 m1 4 अल्फा y1 0, सीधे लिखते हैं 0 प्लस m2 6 अल्फा y2 3, कितना हो गया? 18 अल्फा बाय m1 plus m2 4 अल्फा plus 6 अल्फा is 10 अल्फा, that is 1.8। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? Yes sir। ये देखो कितना है। अब पता चल गया सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका। Where is the center of mass now? It is clearly seen. Center of mass is located at 0.8, 0.8, 1.8। तो इधर से जाओ 0.8, इधर से जाओ 1.8, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0.8, 1.8 और यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। इस एल सेंट्रोइड रॉड को ऐसे लेटा के अगर उस पॉइंट में आप सपोर्ट दोगे तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes sir। ये देखो आप लोगों को समझ में अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन को आपको करना है। आप पूछोगे सर ये सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या है? अरे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। हम लोग जब बोल रहे थे कि जब भी कोई बॉडी को हम कोई एक्सीलरेशन देते हैं वो एक इनर्शिया फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कहाँ पे एक्ट करता है इनर्शिया फोर्स? इट एक्ट्स एट दी यस। सोचो कि ये एक डंडा है, ये कोई एक बॉल है 1 kg का, ये है 1 kg का और ये है 2 kg का। सपोज दोनों को जोड़ दिया गया है, ये उनका मिड पॉइंट हुआ। अगर आप मिड पॉइंट में इसको कोई फोर्स लगा के पुश करोगे क्या होगा? ये सीधे सीधे जाएगा कि घूमेगा? सोचो, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ये मिड पॉइंट है। जब हम इसको पुश करेंगे ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है बताओ? मिड पॉइंट में है कि मिड पॉइंट से नीचे है कि मिड पॉइंट से ऊपर है? ऊपर है। तो जैसे हम फोर्स लगाए सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं है तो स्यूडो फोर्स कहाँ पे आएगा? ऐसे। तो होगा क्या? हम इधर ढकेल रहे हैं, वो इधर ढकेल रहा है, चीजें घूमने लगेंगी कि नहीं लगेंगे? ये तो हम जब इसको ऐसे पुश करेंगे ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा।
यस, हम अगर चाहते हैं कि ये सीधा चले ना घूमे तो इसके ऊपर और एक 1 kg रख दो, ये हो गया 2 kg हो गया तो सेंटर मास यहाँ पे आ गया, शैडो फोर्स यहाँ पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई घूमने घुमाने वाली इफेक्ट नहीं आएगा, चीजें सीधा मूव करने लगेंगे। है कि नहीं इंपोर्टेंस? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। मैं अभी आपको इंपोर्टेंस समझा नहीं पाऊंगा, जब आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्या। हाँ, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बार अरेंजमेंट। बार फ्रॉम लाइन AB क्या दिया है? 2 सिमिलर बार्स, ये एक बार, ये एक दूसरा बार है, दोनों बार की लेंथ बराबर है। ये है कुछ 6 मीटर लंबा, ये है कुछ 6 मीटर लंबा, इसका मास m है, इसका भी मास m है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है ये जो 2 बार वाला सिस्टम हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास AB से कितना दूर पे है। तो पहले सोचो और बताइए यहां से कितना दूर पे पूछ रहा है। हमें y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों नहीं निकालना है कि ये जो 2 बार सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितना दूर पे है, AB लाइन से कितना दूर पे है। तो क्या लिखेंगे? गिवन दैट, अच्छा क्यों लिखेंगे बार का, तो डायमेंशन सब दे दिए। अब मुझे पता करना है कि ये जो 3 बार है, 2 बार को इसे जोड़ दिया गया है, ये उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये 6 मीटर ये भी है, लेकिन समझाने के लिए और थोड़ा बेहतर करने के लिए ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये बताने के लिए मैं कर दे। क्या इस टी शेप्ड बार को बता सकते हो कि कहां पर एक सपोर्ट देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर यहां पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, x कितना है वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। They can ask you find the value of x for equilibrium. Are you getting my points? Or you are directly asked to find out the location of center of mass. निकालिए और बोलिए क्या होगा। तो पहले मुझे यहाँ पे किसी एक मास को m1 नाम देना है। चलो इसको नाम देते हैं m1। कौन? ये। तुम कौन हो भाई? m1। तुम कौन हो? m2। अच्छा, x1 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम हियर। अगर ये 6 मीटर है, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 3 मीटर। m1 कितना है? m2 हो गया ये मास, इसका मास कितना है? m। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम हियर, m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये डिस्टेंस कितना है? x2 कितना है भाई? 6 मीटर। अब overall distance of center of mass is m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2। तो कितना हुआ? 3m plus 6m by 2m is equal to 4.5 मीटर। तो ये हो गया कितना दूर पे? 4.5 मीटर, मतलब यहाँ से 4.5 मीटर दूरी पे अगर आप कोई सपोर्ट लगाओगे तो ये हवा में लटका हुआ मिलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब फिर से वापस थ्योरी में चलते हैं, अभी थ्योरी समझ में आएगा बढ़िया से। चलो वापस, क्या था? कोई एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, उस बॉडी को पहले टुकड़े टुकड़े करो, m1 m2 m3 m4 ऐसे करके नंबर ऑफ टुकड़ा करो। हर टुकड़ा का डिस्टेंस निकाल दो, x1 x2 x3 x4। देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 जोड़ो बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। इस केस को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे।
और धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास की गहराई तक जाएंगे, तब समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास कितना इम्पोर्टेंट है। आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir.